व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम हमारे पास आप लोग देख ले कि इक्विलिब्रियम मीन नो चेंज, या सिंपली आप लोग इसको स्टेबल भी कह सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेबल, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। लेकिन फिजिक्स के टर्म में इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट पर उसकी स्टेट में चेंज नहीं आ रही। चेंज क्यों नहीं आएगी? वो चेंज हमारे पास इसलिए नहीं आएगी कि यहाँ पर लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, या हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टार्क्स एक्ट कर रहे हैं, और वो सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट की हालत में चेंज नहीं आएगी। स्टेट मीन्स हालत, वो जिस भी हालत में हो उसमें चेंज हमारे पास नहीं आएगी। सो हम कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब वो स्टेट हमारे पास कौन सा हो सकता है? वो स्टेट याद रखें कि दिस स्टेट में भी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकती है, एंड दैट स्टेट में भी इन स्टेट ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसमें चेंज नहीं आ रहा, हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसमें चेंज नहीं आ रहा, हम कहेंगे कि वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मीन्स, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम मीन्स कि नो चेंज इन वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, सो इट मीन्स दिस इज इन इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है, तो रेस्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है, तो वही की जीरो ही जीरो है, तो उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। या एक ऑब्जेक्ट एक खास वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है और वो वेलोसिटी उसमें चेंज नहीं आ रही, तो हम कहेंगे वो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज नहीं आ रहा। इट मीन उसमें एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है? जीरो है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? लीनियर एक्सीलरेशन में भी जीरो हो और एंगुलर एक्सीलरेशन हमारे पास क्या हो? जीरो हो। ये सादा एक्सीलरेशन हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ये टर्म है, और ये हमारे पास एंगुलर मोशन के लिए हमारे पास क्या है? एंगुलर मोशन के लिए एंगुलर एक्सीलरेशन हमारे पास जीरो होती है। अब यहां पर आप लोग देख लें कि व्हाट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम? व्हेन देयर इज नो चेंज इन स्टेट, नो चेंज, सिंपली आप लोग इस तरह लिख लें, नो चेंज इन स्टेट व्हिच इज रेस्ट और मोशन अंडर एक्शन ऑफ what? अंडर एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस आर टार्क्स। तब हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब यहां पर आप लोग देख ले कि इक्विलिब्रियम के डिफरेंट टाइप्स होंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज इन टाइप्स। अगर हम इक्विलिब्रियम की टाइप्स की बात कर ले तो मेन हमारे पास टू टाइप्स है। एक टाइप को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की जरूरत दोबारा नहीं है बट स्टिल आई विल राइट। दूसरा टाइप हमारे पास है, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास कौन सा है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन रेस्ट, जब स्टेट हमारे पास ऑब्जेक्ट की रेस्ट हो। डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? व्हेन देयर इज नो चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज नहीं आ रही, वो अपनी मोशन को जो है कंटिन्यू कर रहा है। तो जब रेस्ट में ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं आ रही, हम कहेंगे कि दिस इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मीन कि इट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यहां पर आप लोग देख ले, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? ग्लास ऑन टेबल, हमारे पास एक टेबल पर ग्लास पड़ा है, वो इसी तरह पड़ा है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि दिस इज इन इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल पर मैं क्या कर लूँ? मैं एक छोटा सा गिलास यहाँ पर रख लूँ या बड़ा सा गिलास यहाँ पर रख लूँ, तो ये गिलास जो है ये देख ले आप लोग कि दिस इज इन रेस्ट। टाइम पास हो रहा है, टाइम इज पासिंग, बट ये हमेशा हमारे पास रेस्ट में ही है, दिस इज चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि दिस ग्लास इज इन केस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हमारे पास ग्लास ऑन अ टेबल हो गया। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की हमारे पास टू टाइप्स है। फर्दर टाइप्स हमारे पास क्या है? इसकी सब टाइप्स है हमारे पास। हो सकता है कि ये मोशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो, सो हम उसको कहेंगे डायनामिक। अगर ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज नहीं आ रहा तो हम कहेंगे डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। व्हेन देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, नो चेंज इन व्हाट?
नो चेंज इन ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा टाइप हमारे पास इसका क्या है, वो है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में यहां पर लिख लूंगा कि डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब ऑब्जेक्ट नो चेंज, व्हेन देयर इज नो चेंज इन रोटेशनल मोशन। यहां पर मैं एग्जाम्पल दूंगा बुक का, जिसका मैं एग्जाम्पल दूंगा सर्कुलर मोशन, लेकिन ये रोटेशनल बिल्कुल नहीं, ये सर्कुलर है, बट स्टिल वी विल रेफर टू केपी टेक्स्ट बुक। अब यहां पर आप लोग देख ले, ये जो गाड़ी है हमारे पास, ये जो गाड़ी है हमारे पास, अब यहां पर देख ले, अगर हमारे पास ये गाड़ी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो हम इसको कहेंगे, और इसमें चेंज नहीं आ रहा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक कांस्टेंट 100 स्पीड 100 मीटर पर सेकंड के साथ ही चल रही है, तो हम कहेंगे कि दिस इज इन केस ऑफ डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास ये बाल है और ये एक खास 100 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड के साथ रिवोल्यूशन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, कि दिस इन केस ऑफ डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो यह डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पर आप लोग देख ले, ये जो गाड़ी है हमारे पास एक खास स्पीड से चल रही है और इसमें जो है नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन इट्स मोशन। ये जो गाड़ी मूव कर रही है, दिस इज इन केस ऑफ डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ये जो बाल है हमारे पास, इसमें भी चेंज नहीं आ रहा, ये कंटिन्यूअसली उसी मोशन के साथ, जो इसी वेलोसिटी के साथ, उसी स्पीड के साथ जो है मोशन कर रहा है। अब इस सर्कुलर मोशन को हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे कि आया वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, स्पीड में आ रहा है, दैट इज इन चैप्टर नंबर 5। बट यहां पर आप लोग देख ले, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सो दिस इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये दोनों मेरे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, दोनों हमारे पास मोशन कर रहे हैं, लेकिन उसकी मोशन में चेंज नहीं आ रही। तो अर्थ भी हमारे पास अराउंड द सन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, जमीन जो अपनी स्पिनिंग मोशन करती है वो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। सो ये चीजें हमारे पास क्या है, दीज आर इन केस। आपका एग्जांपल हमारे पास ये है कि अब 2 के बजाय मैं 3 फोर्सेस ले लेता हूं या 4 फोर्सेस। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। कितनी फोर्स, 4। एक हमारे पास ये 10 न्यूटन फोर्स हो गया, दूसरा हमारे पास इस साइड पर 10 न्यूटन फोर्स है, 2 फोर्सेस में और ले लूंगा। 5 न्यूटन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और 5 न्यूटन फोर्स हमारे पास क्या है, डाउन। अब यहां पर आप लोग देख ले, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक यहां पर सम जो है 0 होनी चाहिए। अब यहां पर आप लोग देख ले, इसको मैं नंबर्स दे देता हूं 1 2 3 4। हेड टू टेल रूल के जरिए इसको ऐड कर ले, फोर्स नंबर फर्स्ट, फिर इसके बाद फोर्स नंबर सेकंड, सही है, फोर्स नंबर थर्ड इस डायरेक्शन में है, फोर्स नंबर थर्ड, और फोर्स नंबर फोर्थ हमारे पास डाउनवर्ड है, दिस इज फोर्स नंबर फोर्थ। सो यहां से स्टार्ट होकर रिजल्टेंट भी, फाइनल फोर्स भी यहां पर खत्म हुआ। इट मीन कि रिजल्टेंट इस केस में क्या है, 0 है। व्हेन देयर इज अ क्लोज पाथ, जब क्लोज पाथ हमारे पास आ जाए, इट मीन कि रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो गया, 0। अब यहां पर इसको देख ले कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सो ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। दूसरी इसको फर्दर आप लोग कंपोनेंट्स के फॉर्म में देख ले कि x कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो 0 बनेगा, y कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो 0 बनेगा। पहले फोर्स का जो ये फोर्स है, ये इसका x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट नहीं है। ये जो तीसरा फोर्स है, इसका x कंपोनेंट है, y नहीं है। सो ये मेरे पास 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। सो ये 10 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल करती है। y एक्सिस पर ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सो x कंपोनेंट कैंसिल x कंपोनेंट, y कंपोनेंट कैंसिल y कंपोनेंट। सो दिस इज एन इक्विलिब्रियम। अब इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं जिसमें मैं रैंडम फोर्सेस लूंगा और मैं इस तरह ड्रा करूंगा कि मुझे जहन में पता हो कि इसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा। अगर फॉर एग्जांपल, यानी उससे पहले एक छोटा सा मैं डिटेल में आसान क्वेश्चन बता देता हूं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस पर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स। तो आया ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो यहां पर इसको देख ले कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास,
ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल करेगा, एक्स कंपोनेंट दूसरे एक्स को कंपोनेंट को कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, लेकिन इसको कैंसिल कीजिए कोई नहीं है, यानी ये जो फोर्स नंबर फर्स्ट है फोर्स नंबर सेकंड 1 कैंसल 2, एक जो है दूसरे को कैंसिल करता है, बट नो वन इज टू कैंसल 3, थर्ड नंबर को कैंसिल करने के लिए हमारे पास कोई नहीं है, तो हम कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है, बिकॉज इट डू नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब यहां पर मैं ले लेता हूं 4 नंबर, 4 नंबर में मैं क्या करता हूं कि ये हमारे पास में एक्स वाई कंपोनेंट लूंगा एक्स एक्सिस और दूसरा मैं लूंगा वाई एक्सिस और मैं रैंडम फोर्सेस लूंगा, यहां पर मैं इस तरह एक एक्स एक्सिस ड्रा करूंगा, यहां पर मैं जो है दूसरा वाई एक्सिस जो है ड्रा कर लूंगा। अब यहां पर आप लोग देख लें, मैं जो फोर्सेस लूंगा वो मैं कुछ इस तरीके से लूंगा कि मुझे पता हो कि एक दूसरे को कैंसिल कर ले, ताकि मेरे पास आंसर जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे पास ये सही है। लेट्स सपोज आई टेक अ फोर्स विच इज मेकिंग 30 डिग्री, ये मेरे पास 20 न्यूटन एक फोर्स है जो 30 डिग्री बना रहा है। दूसरा फोर्स मेरे पास इस एक्सिस में लूंगा जो हमारे पास क्या है वो भी 20 न्यूटन है, लेकिन वो बना रहा है 180 जमा 30, 180 जमा 30 210 डिग्री। इसी तरह मैं 2 फोर्सेस और लूंगा, एक फोर्स में इस डायरेक्शन में लूंगा मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री, ये 10 न्यूटन है एंड मेकिंग इट इज मेकिंग इट 120 डिग्री। दूसरा मैं क्या कर लूंगा, एक और फोर्स लूंगा जो इस एक्सिस पर होगा, वो भी 10 न्यूटन होगा और उसका एंगल क्या होगा 270 जब 30, वो हमारे पास होगा 300 डिग्री। तो ये मेरे पास 4 फोर्सेस हो गई। अब इसको देख ले, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट 0 आएगा। बट आई हैव टू प्रूव कि आया कि दिस फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास इस तरह आती है कि नहीं आती। अब हम क्या करेंगे कि इन सबको ऐड करेंगे, तो 2 तरीके हैं हमारे पास। 2 तरीके किस तरह है कि पहले फोर्स नंबर फर्स्ट को देख ले, ये मेरे पास फोर्स नंबर फर्स्ट हो गया, इसके साथ ऐड कर ले फोर्स नंबर सेकंड, तो ये मेरे पास फोर्स नंबर सेकंड हो गया। अब इसके साथ ऐड कर ले फोर्स नंबर थर्ड जो हमारे पास ये वाला है, तो ये मेरे पास बन गया फोर्स नंबर थर्ड। इसके साथ ये फोर्स नंबर फोर्थ ऐड कर ले, तो ये मेरे पास बन गया फोर्स नंबर फोर्थ। तो आप लोग देख ले ये क्लोज पाथ बन गया, इट मीन कि द रिजल्टेंट है ही नहीं, रिजल्टेंट इज 0। अब अगर इसको मैं और एक्सप्लेन कर लूं तो हम लोग वेक्टर कंपोनेंट इसकी एक्स, ये मैं प्रूव करना चाहता हूं अब कि इसके सारे एक्स कंपोनेंट से भी 0 आते हैं और सम ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट से भी 0 आते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो है फाइंड करना पड़ेगा। अब यहां पर आप लोग देख ले, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट एफ एक्स बराबर होता है एफ कास थीटा, वो हमारे पास बराबर है 20 इंटू कास 30, 20 इंटू कास 30, कास 30 इज इक्वल टू 0.86, 0.86 इज इक्वल टू 16 न्यूटन, इससे हमारे पास 16 आएगा। एफ वाई इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, यहां से आएगा 20 इंटू साइन थीटा, साइन 30, साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 30 इज इक्वल टू 0.5, तो इससे हमारे पास 10 न्यूटन आएगा। यानी ये एफ वाई 10 न्यूटन है और ये एफ एक्स 16 न्यूटन है। इसी तरह आप लोग सबकी फाइंड कर ले, यानी इसका एक्स कंपोनेंट आप लोग देख ले, इस फोर्स का एफ एक्स हमारे पास बराबर होगा एफ कास थीटा, एफ एक्स फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, और कास एंगल हमारे पास क्या है कास 120, सो कास 120 हमारे पास बराबर है किस चीज का 0.5, 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस 0.5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, सो दिस इज द एक्स कंपोनेंट। यहां पर जो मैं ये y कंपोनेंट फाइंड करूंगा तो y कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, फोर्स हमारे पास है 10 साइन 120 है, 10 मल्टीप्लाई बाई साइन 20, साइन 120 में फाइंड कर लूंगा तो मेरे पास बनेगा 0.86 मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8 न्यूटन।
तो ये मेरे पास इसका y कंपोनेंट, सो ये इसका x कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट। इसी तरह मैं अगर इसका एक्स वाई कंपोनेंट फाइंड करूंगा तो दिस इज 210 डिग्री, इस 210 डिग्री का ये एक एक्स कंपोनेंट होगा और ये वाई कंपोनेंट। सो टू फाइंड दिस एक्स कंपोनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा। फोर्स हमारे पास है 20 और हमारे पास एंगल क्या है कास 210, कास 220। सो कास 220 हमारे पास किस चीज के बराबर है 180, 210 0 माइनस 0.86, 20 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.86 इज इक्वल टू माइनस 16 न्यूटन। इसी तरह ये जो एफ एक्स के बजाय एफ वाई अब हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ हमारे पास है 20 और साइन हमारे पास बराबर है साइन 210, 20 इन साइन 210, साइन 210 180, 210 वो हमारे पास बराबर है माइनस 0.5, माइनस 0.5 मीन माइनस 10 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया माइनस 10 न्यूटन। फर्दर इसको देख ले, एक फोर्स अभी और भी बाकी है। ये जो हमारे पास फोर्स है इसका एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट, सो इसका एक्स कंपोनेंट बराबर होगा एफ कास थीटा। फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन, एंगल है कास 300। इसी तरह एफ वाई हमारे पास बराबर हो जाएगा एफ साइन थीटा साइन 300। यहां पर देख ले 10 इंटू कास 300, कास 300 कास 90, 180, 270, 300, ये हमारे पास आ गए 0.5। तो 0.5 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये एफ वाई हमारे पास बराबर है एफ साइन थीटा साइन 300, साइन 300 हमारे पास ये वाला ग्राफ आया साइन 300, 180, 270, 300 जो माइनस 0.86, माइनस 0.8 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। सो ये हमारे पास फोर्स का वाई कंपोनेंट। अब यहां पर आप लोग देख लें, इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं, यहां पर आप लोग इसको देख लें कि एक्स और वाई कंपोनेंट्स को आप लोग देख लें। लेट्स एक्सप्लेन इट। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास सेंटर में, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है 16 न्यूटन, सो एक 16 न्यूटन फोर्स इस साइड पर है। इस फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स एक अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट देख ले, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है माइनस 5 न्यूटन, यानी 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में है और वाई कंपोनेंट क्या है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में। दूसरा, इस तल फोर्स का एक्स कंपोनेंट कौन सा है, इस तल फोर्स का एक्स कंपोनेंट है माइनस 16 न्यूटन, माइनस 16 न्यूटन मतलब कि इस साइड पर है। और वाई कंपोनेंट इसका कौन सा है माइनस 10 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन फोर्स यहां पर है। इस एफ वाई को फोर्थ फोर्स को देख ले, इसका एक एक्स कंपोनेंट क्या है 5 न्यूटन और इसका वाई कंपोनेंट देख ले वो क्या है 8 न्यूटन। वो हमारे पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, सो ये हमारे पास आएगा 8 न्यूटन। अब यहां पर आप लोग देख ले, सम कर ले 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 हमारे पास आती है 21 न्यूटन। यहां पर देख ले 16 प्लस 5 21 न्यूटन, लेकिन इस ये साइड हमारे पास निगेटिव होता है, सो दिस 21 न्यूटन और इनको सम ऐड कर लेंगे, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 21 न्यूटन माइनस 21 न्यूटन इज इक्वल टू 0। वाई कंपोनेंट को देख ले, अपवर्ड जो फोर्सेज है हमारे पास वो है 10 प्लस 8, नीचे जो फोर्सेज है माइनस 8 एंड माइनस 10, सो इससे भी 0 आता है, सो सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। सो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास दिस इज इन इक्विलिब्रियम। सो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अस्सलाम वालेकुम, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है सेकंड कंडीशन, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू जेसी में ज़बरदस्त लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। हर दफ़ा कभी वॉइस की प्रॉब्लम होती है, कभी एडिटिंग की, कभी फाइल सेव नहीं होती, बट इंशाल्लाह जैसी भी हो, ये फिजिक्स जो है हम लोगों ने सारा यूट्यूब पर अपलोड करना है, सही है। और जब ये ख़त्म हो जाए, सेकंड ईयर अपलोड होगा, सेकंड ईयर अपलोड हो जाए तो इंशाल्लाह फिर हम ये फिज़िक्स दोबारा स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज से, एक नई अंदाज से। वहाँ पर हम लोग जो अभी थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं, ये एडिटिंग फुल हाई लेवल पर होगी और इंशाल्लाह कैमरा माइक सेटअप सारा कुछ फिर दोबारा एक दफ़ा अपलोड हो जाएगा। बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग कि बस अच्छी तरीके से कोर्स कंप्लीट हो जाए,
दीज आर नॉट परफेक्ट लेक्चर बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नॉलेज जो है बेस्ट है, लेकिन फिर इसी चैप्टर को हम लोग दोबारा अपलोड करेंगे। अभी 3 4 5 घंटे में एक चैप्टर खत्म होगा, फिर 10 12 घंटे में एक एक चैप्टर खत्म होगा, और डिटेल से काफ़ी आराम से हम लोग एक एक चैप्टर खत्म करेंगे। लेकिन अभी टाइम शॉर्टेज भी है, कॉलेज जाना है, अकेडमी जानी है, जाना है ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो ऑनलाइन क्लासेस है, बुक्स में काम करना है वेबसाइट पर, तो काफ़ी चीज़ें हैं काम करने को। दिस इज़ एक्स्ट्रा। सो फिर मैं ये बाकी कॉलेजेस वगैरह ये सब कुछ एडजस्ट करके जो है मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पर फोकस कर लूँगा। तो हम लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट कंडीशन हो गया, व्हाट इज सेकंड कंडीशन और इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई सेकंड कंडीशन। अब इस ग्लास को देख ले, इस पर एक फोर्स वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल फोर्स है, दोनों हमारे पास सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, दिस इज एन इक्विलिब्रियम। ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, फ्लूइड में आ रहा है, उसका वेट डाउनवर्ड है और ड्रैग फोर्स अपवर्ड की तरफ है, ड्रैग फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आता है और इस वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। इट मीन कि दिस बॉल इज ऑलवेज इन आल्सो इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक प्लांक है, एक वुड का तख्ता है, एक फोर्स में ऊपर की तरफ लगाता हूँ, एक नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास इस तरह रोटेट होगा। अब इस ग्लास को देख ले, इस पर एक फोर्स वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल फोर्स है, दोनों हमारे पास सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, दिस इज एन इक्विलिब्रियम। ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, फ्लूइड में आ रहा है, उसका वेट डाउनवर्ड है और ड्रैग फोर्स अपवर्ड की तरफ है, ड्रैग फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आता है और इस वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। इट मीन कि दिस बॉल इज ऑलवेज इन आल्सो इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक प्लांक है, एक वुड का तख्ता है, एक फोर्स में ऊपर की तरफ लगाता हूँ, एक नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास इस तरह रोटेट होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ पर अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो क्या हुआ, फिजिक्स हार गई? नहीं। यहाँ पर हम एक दूसरा एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देख ले, एक फोर्स अपवर्ड है 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स डाउन अपवर्ड है, दोनों को हमें ऐड कर देता हूँ तो रिजल्ट में 20 न्यूटन आता है, लेकिन दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, ये रोटेट नहीं हो रहा। यहाँ पर हम लोगों ने स्क्रू लगाया है, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। सो अब हम कहते हैं कि जरूरी नहीं कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्योंकि हमारे पास अब आने वाला है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन टेल इज द सम ऑफ टॉर्क इज जीरो, कि अगर हमारे पास सम ऑफ टॉर्क जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। सम ऑफ टॉर्क मीन कि जब क्लॉकवाइज टॉर्क आप लोग ऐड करेंगे और उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज, उससे हमारे पास क्या आएगा, उससे हमारे पास जो है जीरो आएगा। वहां पर मैंने शीशा लगाया है, आई एम लुकिंग एट दैट, उसमें मुझे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है और उसमें मैं माइक को चेक करता हूँ कि आया रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। देर पर मैं लेक्चर में बार बार उस जगह देख रहा हूँ, सही है। कभी ये जो कमरा है इंशाल्लाह कभी वीडियो में आएगी फिर। अब यहाँ पर एक शीशा है, दो बंदे बैठे हैं, उसका वेट डाउनवर्ड है, इसका भी वेट डाउनवर्ड है। ये इसको आप लोग देख ले, दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। आप इस लाइन को इस तरफ आकर कर ले तो ये हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा है, सो दिस इज क्लॉकवाइज। ये भी नीचे की तरफ आ रहा है इसका वेट, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को किस तरफ पता चलेगा, वेट इज डाउनवर्ड, इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन की तरफ घुमा ले, सो दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर कुछ केसेस है, अगर दो बंदे बैठे हो इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बैलेंस होंगे। टार्क 1 के लिए R1 अपॉन टार्क 2 के लिए R2 F2, ये दोनों सेम होंगे। अगर यहाँ दो बंदे हो या एक बंदा हो तो ये दोनों क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज ये सेम होंगे, यानी टार्क 1 बराबर होगा टार्क 2 प्लस टार्क 3 का, टार्क 1 बराबर है R1 F1, ये बराबर होगा R2 F2 प्लस R3 F3। इसी तरह दो बंदे या हो, तीन यहाँ पर बैलेंस हो, तो इन दोनों का जो एंटी क्लॉक है और ये तीनों का जो क्लॉकवाइज टार्क है ये हमारे पास सेम होगा, टार्क 1 प्लस टार्क 2 इक्वल टू टार्क 3 4 5। अब यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क नेगेटिव होता है और पॉजिटिव क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, सही है। सो क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। अब इसी को अपराइट पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, यानी क्लॉकवाइज इज एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करनी है, हमेशा आप लोगों ने क्या करना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसके बीच इक्वल लगा ले, प्लस माइनस को इग्नोर कर ले, फिर सही है। अगर एक साथ लिखेंगे ऐड करके आप लोगों ने सम लाना है जीरो,
तो फिर प्लस माइनस का ख्याल रखना है। अगर इसको वहाँ पर शिफ्ट कर ले तो क्लॉकवाइज को एक साइड पर लेके एंटी क्लॉकवाइज को दूसरी साइड पर बीच में इक्वल में साइन लगा ले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर देख ले एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ, 2F फोर्स नीचे की तरफ। सो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है। लेकिन ये वाला टार्क और ये वाला टार्क एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बीच में हमारे पास टार्क है ही नहीं, सो सेकंड कंडीशन ऑलवेज आल्सो सेटिस्फाइज। सो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक टार्क यहाँ पर है, एक टार्क यहाँ पर है, दोनों कैंसिल, लेकिन इस फोर्स की वजह से जो टार्क बन रहा है इसको कैंसिल किए कोई नहीं है, तो दूसरा कंडीशन डू नॉट सेटिस्फाई। अलबत्ता F प्लस F, 2F फोर्स ऊपर है, 2F फोर्स नीचे है, सो ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। थर्ड वन यहाँ पर देख ले, ये फोर्स डाउनवर्ड है, ये भी फोर्स हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है। सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन पहला नहीं होता क्योंकि नीचे हमारे पास दो फोर्सेज है और ऊपर हमारे पास कोई भी फोर्स हमारे पास नहीं है। याद रखिए कि स्टैटिक का इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्सेस सेटिस्फाई होनी चाहिए और डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए जस्ट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो काफ़ी है। यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि ये हमारे पास एक तख्ता है, वुड का एक प्लांक है जिसका वेट हमारे पास 200 न्यूटन है, और यहाँ पर एक बंदा एक बॉय लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है जिसका वेट जो है 400 न्यूटन है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग हम लोगों ने लगाई है जिसका टेंशन इन स्ट्रिंग 400 न्यूटन है। तो ये बंदा कहाँ तक आएगा, जिसके बाद ये एक कदम भी आगे लगा रहे तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाए, ये हमारे पास टूट जाए। सही है। सो इसको मैं दोबारा सॉल्व करवाऊंगा, न्यूमेरिकल है इसी वजह से क्या होगा, इसको मैं जस्ट रीड नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, ट्रिक इज सिंपल, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक एंटी क्लॉक का मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर ये बंदा है, इसकी नीचे एरो कर ले, ये जो वेट है दिस इज डाउनवर्ड, यहाँ पर हमारे पास ये जो रस्सी है दिस इज ऊपरवर्ड। सो इसको मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ, इसका वेट डाउनवर्ड, ये जो बंदा लेट सपोज यहाँ पर आ गया वो इसका वेट डाउनवर्ड, ये जो रस्सी है उसकी टेंशन इन स्ट्रिंग इज अपवर्ड, और दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो क्या कर ले आप लोग, आप इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन की तरफ घुमा ले, इसको भी पॉइंट ऑफ रोटेशन की तरफ, सब फोर्सेस को पॉइंट ऑफ रोटेशन की तरफ घुमा ले। यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास इस तरह जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी हमारे पास एक क्लॉकवाइज सर्कल का पोर्शन है, ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो टार्क 1 टार्क 2 इज क्लॉकवाइज, टार्क 3 इज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, ये जो वुड है हमारे पास, ये जो वुड है हमारे पास, इसको दोबारा ड्रा कर ले, यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ। ये वुड है हमारे पास, इसका वेट 200 न्यूटन है और ये हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क बनाएगा। ये जो बंदा हमारे पास आ रहा है ये भी हमारे पास, इसका वेट 400 न्यूटन है और ये हमारे पास है, इसकी जो रस्सी है हमारे पास दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर जो वेट है दिस इज 400 न्यूटन। यहाँ पर रेडियस को आप लोग देख ले, रेडियस को आप लोग देख ले, लेंथ ऑफ द रॉड है 6 मीटर, तो सेंटर कितना होगा 3 मीटर। सेंटर जो है हमेशा सेंटर पर लाई करता है, सेंटर ऑफ वेट जो है हमेशा सेंटर पर होती है। ये हमारे पास मार्कर है, इसका जो सेंटर ऑफ वेट है ये इस पर है, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह उंगली पर रखूंगा तो ये मेरे पास बैलेंस होगा। सो हमेशा वेट जो है सेंटर पर लाई करता है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, पिछली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दिया था लेकिन वो एडिटिंग की वजह से सेव नहीं हुई, तो यहाँ पर मैं उसको दोबारा दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख लें कि ये मेरे पास एक ईगल है। अब यहाँ पर आप लोग देख ले, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर आता है, लेकिन ये इस अंदाज से बना है, यहाँ पर विंग्स का वेट ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसको उंगली में रख लूँगा तो ये मेरे पास इस तरह बैलेंस होगा, ये मेरे पास टूटे, ये मेरे पास जो है गिरेगा नहीं। इसका मेन रीज़न मेरे पास ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये हमारे पास इस चोंच में लाई करता है, सेंटर ऑफ वेट इस चोंच पर लाई करता है। और ये क्यों, क्योंकि ये जो विंग्स है ये मेरे पास बड़े हैं और इस तरफ जो है आए हैं, यहाँ पर वेट ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ वेट इस चोंच पर है, इसी वजह से ये हमारे पास ईजिली इस तरह जो है बैलेंस होता है। इसको अगर मैं मार्कर के टॉप पर भी रख लूँ ना तो ये मेरे पास गिरेगा नहीं। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सेंटर ऑफ वेट इसकी चोंच में है, सही है। और ये इस तरह जो है यहाँ पर जो है बैलेंस होता है। अब ये हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ वेट विच इज़ ऑलवेज एक्टिंग एट द सेंटर। इक्वल जो है ये प्लांक जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका डायमेंशन सेम है, इसी वजह से सेंटर पर होगा। और यहाँ पर आप लोग देख ले, ये जो टार्क 1 है टार्क 2 दोनों क्लॉकवाइज है, ये टार्क 3 एंटी क्लॉकवाइज है।
सो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमारे पास है टार्क 1 प्लस टार्क 2, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास बन गया टार्क 3। टार्क 1 हमारे पास देख ले R1F1, इस बंदे का वेट क्या है R1F1 प्लस R2F2 इज इक्वल टू R3F3। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि फिर मुझे आसानी हो। R3 यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 6N2, इसका वेट टेंशन कितना है 400, 6 4 2400। अब यहाँ पर देख ले R1F1, इसका R कितना है अननोन है, ये जिस पॉइंट पर आ रहा है उसको हम x कहेंगे। x इंटू इसका वेट कितना है 400, सो ये मेरे पास बनेगा 400x प्लस इसका प्लैंक का वेट कितना है 200 न्यूटन और r इसकी वैल्यू कितनी है 3 मीटर, 3 2 आर 600। सो यहाँ पर देख ले 400x, इस 600 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर ले तो प्लस है माइनस बन जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया 1800 इज इक्वल टू 400x। अगर यहाँ पर मैं x फाइंड कर लूँ, 400 को यहाँ पर शिफ्ट कर ले डिवीजन में आएगा 1800 डिवाइड बाई 400, तो ये 18 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5 मीटर इज द आंसर। याद रख लेना है कि ये जो ह्यूमन है इसका आप लोगों को वेट गिवन है 400 न्यूटन। सो वेट और mg का रिलेशन हमारे पास ये है, मास गिवन हो तो इसको G9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट बनेगा। सो दिस वाज द एंड ऑफ द सेकंड चैप्टर। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे।